ओके, सो आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और भी आते रहेंगे। आज काफ़ी दिन बाद हम आ रहे हैं मुलाकात करने आपसे। सो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरी आवाज़ एकदम सही आ रही है? आप सबको सुन रहा हूं मैं, क्लियर है एकदम? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ऑल वेल? कैसा गया एग्जाम? आप में से कितने लोगों का एग्जाम था IBPS PO मेंस का? कैसा गया एग्जाम, एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा गया? कितने अटेम्प्ट करके आए जीए में? जीए का बताना स्पेसिफिकली। 24 किए, ठीक है, ठीक ठाक गया। सत्रह हुए, कम हुए यार। इजी था एग्जाम तो, कहाँ रिवीजन में अटक गए। 23 किए, चलो बढ़िया। एनीथिंग अबव 20 to 23 इज गुड। उससे नीचे यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। वैसे तो एग्जाम ऐसा था कि 28-30 होने चाहिए थे आराम से क्लिक आपके, ठीक है, लेकिन चलो कुछ कुछ रिवीजन की वजह से कई लोग 23-25 भी करके आए, लेकिन 20 से नीचे तो यार बहुत कम है यार। 20 से अक्टूबर मिस हो गया, तो अक्टूबर से मेजर आया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं उस दिन आपने सेशन में हमने फिक्स डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था, राइट? ओके सर, अगर कट ऑफ क्लियर हो गया बट एक्स्ट्रा में ज्यादा मार्क्स नहीं है तो हो पाएगा ओवर क्लियर। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है यार उसमें, है ना। अक्टूबर नहीं पढ़ा तो उससे ही दे दिया। यार यही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग, क्या ही करें, है ना। तुम लोग एग्जाम आ जाते हैं ना, प्रीलिम्स एग्जाम आ जाते हैं ना, उस चक्कर में। अरे यार ये क्या हो गया। एक सेकेंड, ये क्या दिखा रहा है? ओके हाँ ठीक है, मैसेज उड़ गए तुम्हारे। चलो कोई नहीं, चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमने यहाँ पर आपका उस दिन काफी कुछ डिस्कस कर लिया था यहाँ पर रिलेटेड टू द फिक्स डिपॉजिट। उसी के फिक्स डिपॉजिट को हमने आगे करना है, ठीक है। आई होप कि फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पर मैंने आपको ये सारा बता दिया था किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, क्या रहता है। उसी से रिलेटेड कुछ और फंडे यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड पढ़ते हैं। शायद बल्क डिपॉजिट के बारे में मैंने बता दिया था, एक बार मुझे कंफर्म कर दो बल्क डिपॉजिट के बारे में आपने पढ़ लिया था? टेनर ऑफ डिपॉजिट के बारे में 7 days और 10 years के बारे में हमने पढ़ लिया था। मैच्योरिटी से पहले विड्रॉवल कराते प्री मैच्योर विड्रॉवल के बारे में आपने पढ़ लिया था। एक बार यस यस करते रहो सर, हाँ सर ये पढ़ लिया है। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कैसे होता है, क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था, राइट। रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में आज पढ़ना है और फ्लेक्सी डिपॉजिट के बारे में आज पढ़ना है, राइट? आई थिंक सो। यार यस, कैटेगरी वाइज का फंडा मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, है ना। तो आगे चलते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट यहाँ होता है जिसको हम शॉर्ट में आरडी कहते हैं। अगर इनके से एफडी में क्या होता है, आपके पास इकट्ठा पैसा होता है, ठीक है, आप उसको इकट्ठे पैसे को आप डिपॉजिट करा देते हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इकट्ठा पैसा नहीं है, 5,000 10,000 20,000 नहीं है, आपको यहाँ पर है, आपके पास की सैलरी आती है, एक फिक्स इनकम आ रही है किसी बिजनेस से, तो आप पर मंथ यहाँ पर कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना चाहते हो। पर मंथ आप थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो अपने अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत निकाल कर। तो उस केस में यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो काम आता है आपका। रेकरिंग डिपॉजिट में यहां पर एक प्रकार से इंस्टॉलमेंट की तरह आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हो एवरी मंथ, एक फिक्स पैसा। रेकरिंग डिपॉजिट में आप जो पैसा है वो दो तरीके से जमा करा सकते हो, एक होता है फिक्स्ड वाला और एक होता है वेरिएबल वाला। फिक्स वाला मतलब कि आपने कह दिया कि हर एक मंथ में 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए जमा कराऊंगा, दैट इज अ फिक्स्ड वन।
वेरिएबल वाला कैसे रहता है कि एवरी मंथ आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 500 ही कराएं, आप 500 भी करा सकते हैं, 1000 भी करा सकते हैं, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल। एक महीने 500 कराया, अगले महीने 1500, आपके थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, मैं 1500 करा दिया। अगले महीने आपके पास मान लीजिए 1000 था तो 1000 करा दिया, अगले महीने आपके 2000 तो 2000 करा दिया। तो इस तरह से आप वेरिएबल भी करा सकते हो। लेकिन वेरिएबल में एक कंडीशन होती है कि मान लीजिए आपने जब स्टार्टिंग कर रहे हैं आप अपने आरडी अकाउंट की, तब आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि मैं कितने अमाउंट का आरडी अकाउंट खुलवाना चाहता हूं। यानी कि आप कितने अमाउंट का, यानी कि 500 रुपए का खुलवाना चाहते हो, 100 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, 2000 वाला, 10,000 वाला, 15,000 वाला के 30,000 वाला, मतलब कितना। और जितना आप मिनिमम खुलवाओगे, मान लीजिए 2000 वाला खुलवाया, तो उसी के मल्टीपल में ही आप पैसे जमा करा पाओगे। मान लीजिए 2000 वाला खुलवाया तो आप उसके अंदर 4000, 6000, 8000, 10,000 इसी तरह से डिपॉजिट करा पाओगे। आप ऐसे नहीं है 2000 करा दिया, अगले महीने 3000 करा दिया, नहीं, 3 नहीं होगा, वो 2 होगा या 4 होगा। ठीक है। अगर 500 वाला खुलवाया तो 500, 1000, 1500, 2000 ही होगा। अगर मान लीजिए 20,000 वाला खुलवाया तो 20,000, 40,000, 60,000 इसी तरह से होगा। तो ये मल्टीपल्स में ही उसके डिपॉजिट होंगे पैसे। एक चीज ये है, एवरी मंथ आप डिपॉजिट करा सकते हो, महीने की किसी दिन भी आप डिपॉजिट करा सकते हो उसमें पैसा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है आपका एफडी के। जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस जिस टेन्योर के जो हमने देखे थे, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 7 दिन का, वैसा वैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आरडी का होता है। आरडी की जो मिनिमम आपका टेन्योर होता है वो यहाँ पर 6 महीने एटलीस्ट माना जाता है। 6 मंथ्स होता है, कुछ बैंक इसको 3 महीने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन हाँ, 6 महीने माना जाता है इसका मिनिमम टेन्योर, और मैक्सिमम वही 10 साल का ही रहता है। 10 साल मैक्सिमम एफडी वाला, और मिनिमम 6 महीने का इसमें टेन्योर रहता है। 6 महीने एटलीस्ट आपको इसमें रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसको रेकरिंग डिपॉजिट साथ में पीडी भी बोलते हैं, पीडी। अगर आपने कहीं पर रेकरिंग डिपॉजिट पढ़ेंगे, कुछ बैंक्स इसको पीडी अकाउंट भी बोलते हैं। पीडी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव डिपॉजिट, पी का मतलब प्रोग्रेसिव, रेकरिंग का मतलब बार बार, प्रोग्रेसिव भी आगे आगे बढ़ते रहना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे इसमें पैसा जाएगा उसी दिन से आपको इसमें इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, और इसका इंटरेस्ट भी आपको मंथली या क्वार्टरली आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता रहता है। इसका इंटरेस्ट का फंडा भी वही रहता है। अगर आप उस इंटरेस्ट को यहाँ पर लेना चाहते हैं, एवरी मंथ अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी इंटरेस्ट को वापस से री इन्वेस्ट हो जाए, उसी के अंदर ही हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहे, तो उसी के अंदर इंटरेस्ट आपका बड़ा भी रह सकता है। इन केस अगर आप किसी मंथ यहाँ पर इसमें इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं, यानी कि आप इसमें जो जमा पैसा कराना तो वो नहीं करा पाते, तो इसके ऊपर कुछ बैंक यहाँ पर पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं, लेकिन इमीडिएट पेनल्टी नहीं लगती है। जब आपकी मैच्योरिटी हो जाती है, मान लीजिए आरडी आपने 1 साल का खुलवाया, तो आरडी जब आपका 1 साल का होगा, उसके बाद आप पैसा निकाल लोगे, तो आपको पैसा जितना मिलना चाहिए उससे 100-200 रुपए कम मिलता है, तो वो पेनल्टी लगा दी जाती है बैंक के द्वारा। एक और चीज है इसमें एफडी आरडी के बीच में डिफरेंस, एक और का है बहुत मेजर, वो ये है कि एफडी आपकी रिन्यू हो सकती है। एफडी आपने 1 साल की कराया, आपने फिर 1 साल की करा दी, फिर 1 साल की करा दी, आपको एफडी का पैसा निकलवाने कर वापस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, वही एफडी बार बार रिन्यू हो जाती है, जिसको हम ऑटो रिन्यू भी कहते हैं। लेकिन आरडी के केस में ऐसा नहीं होता। आरडी एक बार आपने अगर करवा दी है तो आरडी यहाँ पर उतने ही दिन की रहेगी, आपके आरडी रिन्यू नहीं होगी। आरडी 1 साल की कराए तो 1 साल बाद आरडी का जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा, मतलब पैसा नहीं खत्म होगा, आरडी अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और जो पैसा है वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ये रेकरिंग डिपॉजिट या फिर प्रोग्रेसिव डिपॉजिट का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैंने अभी बताया। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पीछे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, एक बार फटाफट इन पे नजर लगा लो। कुछ इसमें समझ नहीं आता वो मुझे फिर बताइए।
ठीक है, क्लियर है? सर फिक्स्ड एंड वेरिएबल में नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, इंटरेस्ट सेम मिलता है दोनों में। डन, आगे चलें। यहां पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक वर्ड लिखा है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिक्स इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिसमें पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाता है, सेविंग अकाउंट से, और उसमें चला है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटो डिडक्शन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब ऑटो डिडक्शन। एक आप मैन्युअली खुद डाल रहे हैं, एक आपने बोल दिया कि मेरी सैलरी मान लीजिए 25 तारीख को आती है, तो 26 तारीख को इतना पैसा कट के ऑटोमेटिकली मेरे आरडी में चला जाए, उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या टॉपिक है? री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ये यहां पर एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, फिक्स डिपॉजिट कराया, आरडी कराया, अभी मैंने बात भी की थी उसके बारे में कि आपने फिक्स डिपॉजिट या आरडी कराया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है। अब जब आप एक फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो जब डिपॉजिट कराते वक्त आपसे कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन पूछी जाती है। इंस्ट्रक्शन क्या सी कि क्या आप इस एफडी को रिन्यू कराना चाहते हैं, जिसको हम ऑटो रिन्यूअल कहते हैं। 1 साल बाद आपकी एफडी ऑटोमेटिकली 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है ऑटो रिन्यू द प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, ऑटो रिन्यू द प्रिंसिपल एंड क्रेडिट द इंटरेस्ट इनटू द सेविंग अकाउंट। यानी कि जो आपने इंटरेस्ट कमाया है पिछले पूरे 1 साल में, वो इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाए, और जो ओरिजिनल आपका प्रिंसिपल अमाउंट था जब आपने यहां पर एफडी शुरू की थी 1 साल पहले, उस अमाउंट की एफडी दोबारा से हो जाए। ऑटो रिन्यूअल में क्या होगा? इंटरेस्ट समेत, प्रिंसिपल समेत आपकी ऑटो रिन्यूअल हो जाएगी। लेकिन जो ये मैंने सेकंड केस कहा है, इसमें केवल प्रिंसिपल अमाउंट ऑटो रिन्यू होगा, और जो इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है। एक और ऑप्शन होता है इसमें, जो इंटरेस्ट है वो आपको किस फ्रीक्वेंसी पे चाहिए। एफडी आपकी ऑटो रिन्यू हो जाएगी, कोई बात नहीं, 1 साल बाद, लेकिन इंटरेस्ट जब मान लीजिए क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट क्या क्वार्टरली बेस पर आपको या मंथली बेस पर इंटरेस्ट मिलता है? क्या मंथली बेस पर आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में चाहिए? काफी लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई रिटायर्ड हो जाता है जिसके पास पीएफ पेंशन का पैसा बहुत ज्यादा, एकदम 50 लाख 1 करोड़ रुपए आ गया। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए आपके पास पैसा आ गया 60 साल की उम्र में। ठीक है, पीएफ का, ग्रेचुटी वगैरह मिलाकर। तो जब 1 करोड़ रुपए आया, आप क्या करो, 1 करोड़ रुपए मान लीजिए उसकी बैंक में एफडी करा दी। अब आप तो रिटायर हो, आपको रेगुलर इनकम तो है नहीं। ठीक है, पेंशन भी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन इतनी नहीं है। ठीक है, आपको एक रेगुलर इनकम की तलाश है। आप 1 करोड़ रुपए की बैंक में एफडी कराओगे, उसमें 6-7% ब्याज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूँ 6,000 रुपए महीने का उसमें आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 6,000 रुपए आपको, सॉरी, 1 करोड़ पे 6 लाख रुपए साल का आपको ब्याज मिलता है। 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए आपको साल का ब्याज मिलता है। और अगर आप साल के बाद उस पैसे को नहीं लेना चाहते, आपको तो मंथली चाहिए, तो आप बैंक में इंस्ट्रक्शन कह सकते हो कि मुझे मंथली इसका पैसा मिलता है। तो मंथली आपको यहाँ पर 40-45 हजार आपको मिलता रहेगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में आता रहे, जिससे आपकी रेगुलरिटी जो है, जो रेगुलर इनकम है, वो एक इंटरेस्ट जो है आपकी रेगुलर इनकम की तरह काम करेगा। तो इस तरह की चीज बहुत ज्यादा लोग कराते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये बहुत ज्यादा लोग आजकल कराते हैं, आजकल नहीं, काफी टाइम से करा रहे हैं, कि जो रिटायर हो जाते हैं, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, वो एक फिक्स्ड अमाउंट सीधा एफडी करा देते हैं, और एफडी से उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, और इंटरेस्ट से वो अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं। ठीक है, जो घर की जरूरतें हैं, जो मिनिमम उनको बेसिक नीड चाहिए, वो उनकी पूरी हो जाती है। अब वो मैंने एग्जांपल 1 करोड़ का लिया, हो सकता है किसी को 1 करोड़ ना मिले, हो सकता है 50 लाख मिले किसी को, इट डिपेंड्स कितना पैसा आपको मिलता है। ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट, इसी तरह री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट इसी को कहते हैं। ठीक है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द पीरियड डिपॉजिट, हियर इट इज पेड आउट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, रेगुलर इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एंड पेड देयर ऑन मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट 6 महीने। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको लेना है, अगर इस तरह के आपको अवेल करना है सर्विसेज को, तो जो भी एफडी आप करोगे, एफडी के अंदर ही एक फंक्शन होता है, ये अलग से नहीं, एफडी होती है, एफडी के अंदर ही एक री इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होता है। तो उसके लिए आपकी मिनिमम एफडी का जो टेन्योर है वो 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट पे। फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या है? फ्लेक्सी डिपॉजिट बेसिकली आपका, इसको हम स्वीप फैसिलिटी भी कहते हैं, फ्लेक्सी डिपॉजिट कह लीजिए, स्वीप फैसिलिटी कह लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास इतना समय नहीं होता, आपकी अर्निंग तो आ रही है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होता कि मैं उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा सकूं। ठीक है, इतना समय नहीं होता। लेकिन यहां पर जो स्वीप फैसिलिटी है, जो स्वीप है, इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर आपको
जो आपका जो पैसा है स्वीप फ्लेक्सी डिपॉजिट में जो स्वीप फैसिलिटी है, इसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली इसकी एफडी हो जाती है। मान लीजिए आपने अर्निंग कर रहे हो, है ना, आपकी अर्निंग आ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है यार फिक्स डिपॉजिट में कितना कराऊं, क्या कराऊं, तो बैंक को आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि जैसे ही मेरे अकाउंट में 25,000 से ऊपर, 25,000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 25 भी हो सकता है, 50 भी होता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 25,000 से ऊपर जैसे ही मेरे अकाउंट में बैलेंस आएगा, तो मेरा जो ओवर एंड अब 25,000 से ऊपर बैलेंस है ना, जितना भी जाएगा उसकी एक एफडी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सिस्टम उसकी एक फिक्स डिपॉजिट बना देता है। मुझे बैंक में जाके फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं सेविंग अकाउंट अपना ओपन कराता हूं, तो उस टाइम मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि मेरा अकाउंट एक फ्लेक्सी डिपॉजिट के साथ ट्रीट किया जाए, कि इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर जैसे ही पैसा जाए, जो ओवर एंड अब पैसा है उस पर्टिकुलर लिमिट से, उसकी मुझे फिक्स डिपॉजिट मुझे बन जाए। ठीक है, कुछ एक मल्टीपल्स में वो फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। और इसका फायदा ये भी है, इनकेस अगर आपको पैसा चाहिए, तो आप नॉर्मल अपने सेविंग अकाउंट से, मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 25,000 पड़ा है और आपके एफडी 1 लाख की एफडी ऐसी हुई पड़ी है फ्लेक्सी डिपॉजिट की, और आपको 50,000 रुपए चाहिए, सेविंग अकाउंट में 25,000 पड़ा है, एफडी 1 लाख की है, तो आप अपना जो चेक या विड्रॉवल स्लिप या एटीएम से पैसा निकालने जाओगे ना, 50,000 मान लीजिए, तो आप 50,000 निकाल लोगे, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली बैंक में जाकर पहले एफडी को तुड़वाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रेक करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एफडी को। ठीक है, जाएं और एफडी ब्रेक करवानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिंपल आप 50,000 रुपए निकलवाने के इंस्ट्रक्शन दोगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी एफडी को तोड़ देगा, और उसमें से कुछ पैसा जो आपको ओवर एंड अब चाहिए, मान लीजिए 25,000 सेविंग पड़ा, 25,000 और चाहिए, तो 25,000 एफडी में से तोड़ेगा, वो आपको 50,000 दे दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरी एफडी कि मेरा ये काम हुआ है। एक तो आप एफडी तोड़वाने स्पेशल ब्रांच में जाएंगे, एक ऑटोमेटिकली सिस्टम ही आपकी एफडी तोड़ देगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा बनाई गई थी, सिस्टम उसको तोड़ देगा और आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो ये आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट या स्वीप इन फैसिलिटी में इस तरह की सुविधा आपको दी जाती है। ठीक है, ओके, चलिए, कुछ पूछना है स्पेस से तो पूछ लो। सर क्लास बफर हो जाती है चलते इंटरनेट में। विवेक, ब्राउजर ठीक यूज करो यार, ब्राउजर का इश्यू है। पहली चीज तो आपका विंडो 10 या विंडो 11 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, दूसरी चीज, ब्राउजर अपडेट नहीं होगा, क्रोम ब्राउजर यूज करो, क्रोम की जगह कोई दूसरा ब्राउजर यूज करो, मतलब एक बार ब्राउजर चेंज करके देखो। दो ही प्रॉब्लम है, या तो ब्राउजर चेंज करके देख लो, ठीक है, और अगर विंडो अपडेट नहीं है तो विंडो अपडेट करनी पड़ेगी, विंडो 7 पे नहीं चलेगा। ठीक है, विंडो 7 पे नहीं चलेगा, विंडो 10 विंडो 11। हाँ, फिर ब्राउजर बदल के देखो। सर प्रधानमंत्री, हाँ कुछ वैसा ही, फ्लेक्सी आरडी भी करवा सकते हैं, ओनली एफडी। फ्लेक्सी आरडी नहीं होता, फ्लेक्सी सिर्फ एफडी ही होती है, फ्लेक्सी। ठीक है, कोई इश्यू, कोई दिक्कत, आगे चले। ऑनलाइन में भी बैंक्स एफडी करवा, हाँ, मोबाइल, अगर आपने एफडी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बनवाई है, तो वही एफडी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू टूट जाती है। अगर आपने एफडी ब्रांच में जाके बनवाई है और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू तोड़ना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी तक काफी बैंक्स में फैसिलिटी नहीं आई है। ठीक है, असेट लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी करवा दी थी, उस दिन समझा दिया था। ठीक है, और आपकी जितनी पुरानी पीडीएफ सब अपडेट कर दी गई हैं, देख लेना उनको ना, क्लासेस भी अपडेट, पीडीएफ अपडेट सब कर दिया गया। तो ये एफडी आरडी का सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, यानी कि सेविंग अकाउंट आपका हो चुका है, करंट अकाउंट आपका हो चुका है, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, डिपॉजिट साइड जो है आपकी, दैट इज दी डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पूरा टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेरी किसी भी तरह की टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट से रिलेटेड है, डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी जिसको कहते हैं, वो पूछ लो। अगर है तो ठीक है, क्वेरी मैं आपको डील कर लेता हूं, डाउट क्लियर कर देता हूं। और अगर कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करता हूं, जो कि है केवाईसी नॉर्म्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं आज ही। वेदर देयर इज एनी पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग, हाँ जी बेटा,
आपने शायद पिछली क्लास देखी नहीं श्वेता, आप पिछली क्लास देखना, उसमें मैंने ये पेनल्टी के बारे में जिक्र किया हुआ है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, ये जो पेनल्टी का यहाँ पर लिखा भी होगा, विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी डेट है ना, ये वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाली लाइन पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, पेनल्टी का जिक्र कि कैसे पेनल्टी लगती है, क्या लगती है। बताओ बताओ, यस नो, आगे बढ़े ना बढ़े, बताओ, कुछ क्वेरी है पूछो। अरे बता दो, आपके कमेंट कोई नहीं पढ़ पा रहा, मैंने प्राइवेट चैट ऑन कर रखी है, टेंशन मत लो कि सर मैं ये पूछूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे नहीं आता है, बाकी लोग मेरे नाम देखेंगे, क्या होगा। आपका नाम किसी को नहीं दिख रहा है, आपका कमेंट सिर्फ मुझे ही पढ़ने में आ रहा है। बेझिझक बेधड़क पूछो, जो मर्जी पूछो। सर फ्लेक्सी और स्वीप इट इज अप्लाइड और नॉट, इन फ्लेक्सी और स्वीप इट इज अप्लाइड और, अच्छा फ्लेक्सी स्वीप में अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन फ्लेक्सी स्वीप में पेनल्टी नहीं लगेगी। फ्लेक्सी स्वीप में पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे, कि पेनल्टी लगेंगे तो फिर फ्लेक्सी का मतलब क्या है। लेकिन फ्लेक्सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली यहां पर डिसाइड होगा। मान लीजिए फ्लेक्सी आपने करा दी, फ्लेक्सी के अंदर आपने एफडी करा दी 1 साल की, है ना, रिस्ट्रिक्शन दे दी, लेकिन आप उसको एफडी को 5 महीने बाद तोड़वाने चले गए, मतलब उतना पैसा निकलवाने चले गए, तो फिर 5 महीने के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वही मिलेगा आपको, पेनल्टी नहीं इंपोज होती उस पर। सर एग्जाम में मेरे साइड वाला बोल रहा था स्टडी नीति वाली मैडम बढ़िया पढ़ाती है रीजनिंग। चलो अच्छी बात है। मैम की क्लासेस भी आज स्टार्ट हो रही हैं, शाम को 6 बजे रीजनिंग मेंस की क्लास स्टार्ट होगी, एसबीआईपीओ मेंस को टारगेट करते हुए आज मैम क्लास लेंगी, है ना। तो डेली शाम को 6 बजे मेरी क्लास भी होगी, जो सुबह आपकी की गई है, ठीक है, और मैम की क्लास भी होगी। सर आप जैसा पढ़ा रहे हो लगता है कि ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, तो मैम की क्लास में शाम को जाया करो यार, एक बार पढ़ के देखो मैम से, है ना। क्रिटिकल रीजनिंग बचा लिया, क्रिटिकल रीजनिंग हर्षल सर ने करवाई होगी तुम्हें बहुत अच्छे से, इसलिए बच गए तुम इस बार। और रीजनिंग में मिसक्लीनियस मैडम से किया होता तो इनपुट आउटपुट कोडिंग वोडिंग वो भी कराते तुम लोग ना। पजल्स ने इस बार गड़बड़ कर दी, कुछ पजल्स करने लायक थे लेकिन सारी नहीं हो पाई ना। तो शाम को 6 बजे मैम की क्लास में चले आना, ठीक है। हर्षल सर की क्लास 9 तारीख से स्टार्ट होगी। फिलहाल अगले 3 दिन लर्निंग नीति पर सिर्फ 2 क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन पे, एक मेरी सुबह क्लास ये बैंकिंग ऑनर्स की, और हर्षल सर की क्लास और स्मृति मैम की क्लास शाम को 6 बजे रीजनिंग की। हर्षल सर 9 तारीख से आपका क्वांट की मेंस की क्लास लेंगे 3 बजे दोपहर को, है ना, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। राइट, इनपुट इनपुट आउटपुट किया मैम की वजह से, चलो बढ़िया बात है। हाँ ओके, ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, चलते हैं आगे, ठीक है। अगला अगला करते हैं। चलो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हम सीखना पड़ेगा। देखो बैंकिंग में क्या होता है, मैं इसको ना पेज को ना हटा देता हूं, नहीं तो तुम लोग ना पढ़ने में मशगूल हो जाओगे। हाँ देखो, बैंकिंग का तो हमने अभी ज्ञान लिया, अकाउंट्स का कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, है ना।
अब आती है बात की अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं बैंक में, जितने भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं नॉर्मली किसी एक कारणवश ओपन किए जाते, तो कारण आपको बताया कि हम भाई मुझे सेविंग करनी है, मुझे ब्याज चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, मुझे ज्यादा ब्याज चाहिए तो मुझे एफडी खुलवानी है, आरडी खुलवानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बैंकिंग सेक्टर का इस्तेमाल, बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन्स को करने में किया जाता है मेजरली, कि मैंने उससे कोई परचेज की चीज, तो मैंने उस अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो आजकल आप करते हो यूपीआई वोपीआई के थ्रू करते हो ना काम, स्कैन वैन कर देते हो, क्यूआर कोड है ना, गोलगप्पे खाने के तो उसका क्यूआर कोड स्कैन कर दिए, 20 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, उसके वहां बोल देता 20 रुपए के प्राप्त हुए, है ना। तो इस तरह से आपके इस्तेमाल किए तो नॉर्मली आपके द्वारा मेरे द्वारा तो ये गोलगप्पे खाने में, दही भल्ले खाने में, टिक्की विक्की आलू की खाने में हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की ट्रांजेक्शन की जाती है। लेकिन इस इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी चीज के लिए भी किया जाता है, और वो बड़ी चीज क्या है? वो बड़ी चीज है आपका जो काला धन है उसको सफेद धन करने में। काला धन सफेद धन क्या चीज है सर? काला धन जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, सफेद धन जिसको व्हाइट मनी कहते हैं। सर ये तो आपने इंग्लिश बता दी, अब ये तो पता ही है हमें, कुछ और बताओ। तो सुनो जरा, ऐसा पैसा जो कि आपने किसी भी तरह के इलीगल सोर्सेस से कमाया है, गलत सोर्सेस से कमाया है, इलेजिटिमेट सोर्सेस से कमाया है, उस पैसे को हम काला धन यानी कि ब्लैक मनी कहते हैं। इलेजिटिमेट इलीगल सोर्सेस सर क्या मतलब है? ऐसे सोर्सेज जो कि यहां पर कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है, लॉज के द्वारा प्रोहिबिटेड है, लॉ के द्वारा। कैसे सर? स्मगलिंग, डकैती, चोरी चकारी, खून, एक्सटॉर्शन मनी, ड्रग्स वगैरह वगैरह, टेररिज्म, इस तरह की चीजें जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित हैं, उस चीज के द्वारा आपने पैसा कमाया है, उस चीज को हम ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन कहते हैं। अब मान लीजिए आपने कहीं चोरी की, आपने कहीं चोरी की, या फिर आपने, चलो ठीक है, कहीं चोरी किया आपने, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल और थोड़ा सा तीखा एग्जांपल लेने वाला था, नहीं लेते, कोई बुरा मान जाएगा। किसी व्यक्ति ने चोरी की 1000 रुपए की। अब उस 1000 रुपए को आप कहाँ खर्च करोगे? चलो बताओ मेरे को। आपके 1000 रुपए आपने चोरी किया, आप कहाँ खर्च करोगे? मुझे आपकी थॉट्स जानने हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्रॉसवर्ड पैकेज ले लूंगा। तो बेटा तुम वीडियो कोर्स कहाँ से देख रहे हो? कौन सा पैकेज ले रखा है तूने? तो वीडियो कोर्स में अच्छा इंडिविजुअल नहीं ले रखा हुआ क्रॉसवर्ड, ठीक है। 1000 में क्या होगा तुम बताओ? 1000 रुपए में क्या खरीदोगे तुम? बताओ, बताओ मेरे को। मैं सच में बता रहा हूँ, तुम यार रियल सच में बताओ। मैं ना बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाएगा उस एग्जांपल से। तुम सच में बोलो क्या लोगे 1000 रुपए में से? क्रॉसवर्ड पैकेज ले लूंगा। एक कह रहा सर 1000 मॉक टेस्ट लेना है एक, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी जाओ। अरे सिलेक्शन के बाद आपसे मिलना, 1000 रुपए चोरी करके मेरे से मिलने आओगे? अरे यार क्या बात कर रहे हो। किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो, यहां पर कुछ ने लिखा 1000 रुपए से मैं क्या करूंगा सर? एक कह रहा सर मॉक टेस्ट खरीद लूंगा मैं, मॉक टेस्ट या फिर क्रॉसवर्ड खरीद लूंगा मैं, ठीक है। एक कह रहा है यहां पर आपका कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, स्टॉक वो शेयर वेयर खरीद लूंगा, ठीक है। और कोई किसी की राय है? और कोई राय है किसी की? एक कह रहा फोन का रिचार्ज, ठीक है, रिचार्ज मैं कर लूंगा। और क्या है? बैंक अकाउंट में ऐड करूंगा, बहुत अच्छी बात है। लो चलो इन्हीं चार से समझते हैं। सबसे पहली चीज है मॉक टेस्ट क्रॉसवर्ड खरीद लूंगा मैं 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए कहां से आया? चोरी किए हैं 1000 रुपए। ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ब्लैक मनी है, ठीक है, दिस इज अ ब्लैक मनी। चोरी वाला पैसा है, यानी ब्लैक मनी है। इससे आप मॉक टेस्ट खरीद रहे हो, क्रॉसवर्ड खरीद रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट क्रॉसवर्ड खरीदोगे उस 1000 रुपए से,
जो भी आपका जानने वाला है, पहचानने वाला है, मम्मी पापा है, दोस्त है, वो आपसे पूछेगा, अरे कल तक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने 1000 रुपए कहां से लाए, तुमने मॉक टेस्ट कैसे खरीद लिए? पूछेगा क्या नहीं पूछेगा? अगर आप बताते हो तो पूछेगा वो, अरे तुम्हारे पास कल तक तो तुम कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं, आज तुम्हारे पास कैसे पैसे हैं? पूछ रहा है, शक करेगा तुम पे। इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट मतलब कि आपने उसको शेयर मार्केट में लगा दिया। आपके अकाउंट में 1000 रुपए है नहीं, आप शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएंगे? आप कहोगे सर 1000 रुपए अकाउंट में डाल देंगे जैसे इस पर्सन ने कहा, और वहां से हम शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी किया जा सकता है ना। और रिचार्ज कर लेंगे, रिचार्ज के लिए आपको कहीं ना कहीं वॉलेट में पैसा डालना पड़ेगा, है ना, कहीं किसी का अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा, उससे आप रिचार्ज करोगे। तो ये तीनों की तीनों चीजें तो नॉर्मल हो गई कि आपने, और इसमें भी बैंक अकाउंट में पैसा डाल लोगे, ऑब्वियस है। आप चारों केस में बैंक अकाउंट में तो पैसा डालना ही पड़ेगा आपको खरीदने के लिए, है ना। सही बात करी मैंने, एग्री हो? ठीक है, 500 पुलिस को 500 अपने, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, 500 पुलिस को दे दो, 500 आपके, फिर शायद बच जाओ। लेकिन बेटा ये सारी सारी चीजें जो तुमने की हैं, ये किसी ना किसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपको करनी पड़ेंगी, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन आप बैंक अकाउंट में जब अपना पैसा डालोगे, तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप बैंक अकाउंट में अपनी करते हो, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन, चाहे वो 50 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 50,000 की हो, चाहे 5 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, कितनी भी ट्रांजेक्शन हो, उसका एक फुटप्रिंट या फिर उसकी ट्रैकिंग जो है वो की जा सकती है बहुत इजीली। ऐसे हजार हजार रुपए आप बहुत सारे अगर बैंक में जमा कराते हो, और लास्ट में फाइनली अगर किसी भी तरह का डाउट होता है हमारी किसी भी तरह की एजेंसीज को, एजेंसीज कौन सी होती हैं, लाइक दी कोई भी ऐसी एजेंसी हो गई, कोई इन्फोर्समेंट हो गया, कोई इनकम टैक्स हो गया, किसी तरह की एजेंसीज को अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, तो आपसे इंक्वायरी कर सकती है। और फिर जब इंक्वायरी करेंगे तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा कि आपके अकाउंट में ये 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए आया कहां से। अब आप कहोगे सर इनकम टैक्स वाले क्या मेरे 1-1 हजार रुपए चोरी के पीछे पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, मैं उस पे तो कह ही नहीं रहा। यहां पर जो खेल होता है वो बहुत बड़ा खेल होता है। ये 1000-2000 वाला खेल इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। जब यहां पर अमाउंट पहुंच जाती है लाखों में, करोड़ों में, तब ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप अपने बैंक अकाउंट में ऐसा पैसा डिपॉजिट करा रहे हो जो पैसा आपने ब्लैक मनी से कमाया है, ब्लैक मनी है, आपने इलीगल सोर्सेज से कमाया है। तो वो पैसा यहां पर लोगों की नजर में आ जाता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं अपनी क्लासेस में, और वो एग्जांपल है आपका, एक मूवी आई थी धूम। धूम मूवी में क्या था, धूम मूवी में जॉन इब्राहिम था। ठीक है, जॉन इब्राहिम ने अपने एक दोस्त की गाड़ी को खाई में फेंक दिया था। क्यों फेंका था? धूम मूवी में जॉन इब्राहिम और उसके जो साथी थे वो सारे के सारे चोर होते थे, ठीक है, डकैत होते थे, और वो यहां पर डकैती करते थे, हेलमेट हेलमेट सब कुछ पहन के, है ना। तब सुपर बाइक्स की शुरुआत हुई थी धूम मूवी से। लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक पिज्जा जो पिज्जा का जो पिज्जा हाउस है या जो भी था वो कम जो रेस्टोरेंट था उसमें काम करते थे, ठीक है। और अचानक से एक दिन चोरी, तो पैसे तो आए हैं ऑब्वियस है चोरी करके, एक दिन उनका दोस्त जो है, जॉन का दोस्त, एक बड़ी लग्जरियस गाड़ी ले आया, और जॉन को गुस्सा है, उसने गाड़ी को खाई में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? जॉन ने एक बात की कि हम लोग लोगों की नजरें में रेस्टोरेंट में काम करने वाले व्यक्ति, हमारी लोगों की नजरों में सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000, और अगर तुम ये गाड़ी लेकर बाहर निकले तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे यार ये 10-20 हजार वाला लड़का जो है, 10-20 हजार महीने का कमाने वाला, ये इतनी करोड़ों की गाड़ी कैसे लाया? डाउट होगा कि नहीं होगा, शक होगा कि नहीं होगा। और जब किसी व्यक्ति को शक होगा तो ऑब्वियस है उसकी कंप्लेंट करेगा, और जब कंप्लेंट की जाएगी तो फिर ऑब्वियस है उसके बारे में पूछताछ हो सकती है कि ये गाड़ी कहां से आई आपके पास, आपके पास इतना पैसा कहां से आया। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो यही चीज यहां पर अवॉइड करने के लिए, अब जो चोरी है, डकैती है, स्मगलिंग है, खून खराबा है, डकैती है, जो भी है, अब उस पर्सन ने वो डकैती तो कर ली, अब उस पैसे को खर्च कैसे करे? समस्या है क्या नहीं है? उस पैसे को खर्च करेगा तो लोगों को पता लग जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा, किसी एजेंसी को पता लगेगा, कंप्लेंट हो जाएगी कि भाई इसके पास पैसा कैसे आ गया। तो उस पर्सन को अपने इस चोरी चकारी के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए, अपने जो ब्लैक मनी है
उसको व्हाइट मनी करना पड़ता है, यानी कि काले धन को सफेद धन करना पड़ता है और ऐसा दिखाना पड़ता है कि मैंने ये पैसा चोरी चकारी से ना कमाकर लीगल सोर्स से कमाया है। और यही चीज जब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ द ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मनी लॉन्ड्रिंग। इसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना। और यही प्रोसेस यहां पर समझना पड़ता है कि आखिरकार ये किया कैसे जाता है। ऐसे कैसे सर ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो सकती है? आपके आसपास आस पड़ोस 2 गली छोड़ के एक गली में, आपकी सेम गली में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति पक्का आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में, जिसको आप जानते होंगे, जो कि आपके हिसाब से 1-2 महीने के अंदर अमीर बन गया या 1 साल के अंदर अमीर बन गया। अरे यार, इसका कल तक तो टूटा हुआ मकान था, अरे इसके पास कल तक तो टू व्हीलर था, ये बाइक पे जाता था, आज इसके पास गाड़ी भी आ गई, आज इसने कोठी भी बना ली। होगा ऐसा कोई पर्सन? है क्या नहीं? आस के आस पड़ोस रिश्तेदार में होगा, है ना, गली में होगा। क्या कहते हो? ऐसा कोई व्यक्ति है आसपास आपके? मैं हूं। था एक बाइक बोर्ड फ्रॉड कंपनी बनाई थी 3 महीने पहले, जीप कंपास ले ली। हाँ, है ना? ठीक है, मैं हूं। ठीक है, क्लास में क्या कर रहे हो तुम हो तो, है ना? तो ये क्या करते हैं इन लोग? ऐसे ही करते हैं कि इन लोगों ने, मान लो आपके हिसाब से 1 साल में सर इन्होंने ये आलीशान खड़ा कर दिया, ये मकान हो गया, ये दुकान होगी, ये हो गया, वो हो गया। आपको लगता है, आपको डाउट होता है, अरे यार ये कैसे हो गया? अब वो व्यक्ति वाकई में, एक तो हो सकता है वाकई में जेन्युइन हो, उसने कोई ऐसा बिजनेस, उसको बहुत ज्यादा एकदम से प्रॉफिट आ गया हो, वाकई में जेन्युइन प्रॉफिट है, वो भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो काफी सालों से क्या कर रहा था, किसी तरह से ऐसे इलीगल धंधों में था, काफी सालों से इलीगल धंधा कर रहा था। अब पिछले 1 साल से क्या हो गया, उसको तरीका आ गया। पहले पिछले इतने सालों से इलीगल धंधे कर रहा था, लेकिन उस चीज को, पैसे को खर्च नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलीगल धंधा जो कमाया गया पैसा है, उसको किसी इलीगल कामों में या किसी ऐसे छुपी हुई चीजों में वो इस्तेमाल करता था। छोटा मोटा राशन दे दिया कैश में, बड़ी अमाउंट की वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन उसको पिछले 1 साल में समझ में आ गई कि मैं किस तरह से इस काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट कर सकता हूं। जब वो सफेद धन में उसने कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जो इलीगल पैसा है वो लीगल पैसा अब हो चुका है। अब जब पैसा कोई लीगल हो जाता है, जब पैसा ऐसा दिखता है कि लीगल सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा है, उस पैसे को आप कहीं मर्जी, कैसे मर्जी ओपनली इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे फिर घर खरीद दो, गाड़ी खरीद दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी अगर कंप्लेंट भी होती है, आपके ऊपर इंक्वायरी भी होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो आप उसको आंसरेबल हैं, आप उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहेंगे कि मैंने इस तरह से ये पैसा यहां से कमाया है। ठीक है? तो ये एक तरीका होता है कि व्यक्ति अचानक से रातों रात कैसे खड़ा हो गया, क्योंकि उसने पिछले काफी सालों कमाया, अब उसको पिछले 1 साल से समझ लग गई है कि मैं इस तरह के पैसे को किस तरह से एक लीगल वे में इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं ऑफिशियल उसको एज अ इनकम अपनी डिक्लेयर कर सकता हूं। अब ऑफिशियल इनकम कैसे डिक्लेयर की जाती है, तरीका बताता हूं। जानना तरीका? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दुकान है, किस चीज की दुकान है? कोई किराने की दुकान है, ठीक है? किराने का काम है आपका, क्या होगा इसको? आपके पास कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे दिन में, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं आपके पास,
कोई 500 का सामान, कोई 1000 का सामान, कोई 2 रुपए की चॉकलेट, कोई 5 रुपए की टॉफी, है ना, अलग अलग तरह के अलग अलग कस्टमर आपके पास आते हैं। एक कस्टमर आपके पास 1000 रुपए का सामान लेकर गया, 500 का लेकर गया, 5000 का लेकर गया, तो इस तरह से लेकर गया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस किराने की दुकान पे जाते हैं या इस तरह की कई छोटी मोटी दुकानों पे जाते हैं? मैं मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो ऑफिशियल ब्रांड आउटलेट्स उनकी बात नहीं कर रहा, ऐसे जो हमारे नजदीक आसपास हैं, ठीक है, ऐसी दुकानों पे जाके कभी आपने इनसे बिल मांगा है कि अंकल जी बिल दे दीजिए इसका 1000 रुपए का? आप ऐसे 90% लोगों ने नहीं मांगा होगा। और अगर मांगा होगा आप में से तो अंकल जी ने ये कह दिया होगा, बेटा 1000 रुपए का बिल तो मैं दे देता हूं, लेकिन इसके ऊपर ना तुम्हें ना टैक्स भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा और देना पड़ेगा। वो आपको क्या देता, टैक्स देना पड़ेगा। आप कहते हो मैं काहे को टैक्स दूं, मैं किस लिए टैक्स दूं, लेकिन बोल दिया जाता है बेटा टैक्स देना पड़ेगा, बिल बनवाना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हम उस चीज को फिर अवॉइड कर देते हैं, हम लोग बिल मांगते ही नहीं मांगते। ठीक है, अब ये जब आपने बिल नहीं मांगा तो उसके रिकॉर्ड में 1000 रुपए नहीं गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1000 रुपए गया ही नहीं उसके। आपने उसको 1000 रुपए दिया, कैश में दे दिया, और उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं पर भी 1000 नहीं गया। ये शाम को क्या करेगा, शाम को करेगा, मैंने 1000 का सामान बेचा था ना, उसको 1000 का सामान लेकर गए थे, वो एक बिल बनाएगा शाम को, कितनी अमाउंट का, 2000 का। वो ये दिखाएगा कि मैंने 1000 रुपए की जगह उसको सामान बेचा 2000 रुपए का। हर एक चीज के प्राइस को इन्फ्लेट कर देगा। इन्फ्लेट मतलब अगर 1000 रुपए के बिल में अगर आपको उसने 50 रुपए किलो की दाल दी, वो कर देगा 60 रुपए किलो दी मैंने दाल। नो डाउट उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा वो दिखेगा, लेकिन वो कर देगा ऐसा। तो बिल जो शाम को वो काटेगा आपके नाम से, रिकॉर्ड जो बनाएगा वो 2000 रुपए का। आपको याद है चैप्टर नंबर 2 जिसमें मैंने अकाउंटिंग का बताया था ट्रीटमेंट? शाम को बैठेंगे हम, पूरे पूरे अकाउंटिंग बनाएंगे, बुक्स बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो वो लेजर में रिकॉर्डिंग क्या करेगा, आपकी 1000 की जगह 2000 की कर देगा आपके नाम से, कि वो बंदा मेरे से 2000 का सामान लेकर गया। अब सर 1000 रुपए की जगह मान ले ऐसे सर 1000, 500 का उसने 1000 कर दिया, 5000 का उसने 6000 कर दिया, तो सर शाम को वैसे तो मेरे गल्ले में जो पैसा आएगा वो मान लीजिए 50,000 रुपए का आ गया। गल्ले में जो पैसा एक्चुअल कैश जो है वो मेरे गल्ले में 50,000 रुपए आया, एक्चुअल में जो आया, लेकिन बिल के हिसाब से मेरे गल्ले में पैसा 70,000 होना चाहिए। तो सर ये 20,000 मैं कहां से लाऊंगा, डिफरेंस कहां से आएगा? ये 20,000 वो क्या करेगा, जो उसने पैसा इलीगल सोर्सेस से इधर उधर से कमाया होगा वो पैसा गल्ले में डाल देगा। गल्ले में पैसा कितना आ गया, 70,000। उसके इक्विवेलेंट इसके पास प्रॉपर बिल है जो उसने बनाए हैं उसके, और इस प्रॉपर बिलिंग की वजह से उसके जितने भी लेजर हैं, अकाउंटिंग है, अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी है, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, स्टॉक वगैरह, वो सारे के सारे 70,000 के उसमें अमाउंट में चढ़ जाएंगे। चढ़ेंगे ही नहीं चढ़ेंगे, अमाउंट 70,000, जब गले में 70,000 है, 70,000 के बिल है, तो मेरे अकाउंट्स में भी तो 70,000 की ट्रीटमेंट होगी, 50,000 की थोड़ी ना होगी। तो उसने सारे के सारे 70,000 का कर दिया। इस तरह से डेली बेसिस पे करता रहेगा, 5,000, 7,000, 10,000 एक्स्ट्रा, और ये 70,000 गले में था, अगले दिन जाके बैंक में डिपॉजिट करा देगा वो पैसे को। 70,000 बैंक में गया, बैंक अकाउंट में चला गया आपका पैसा। और कोई पूछेगा, इंक्वायरी कर लो भाई, क्या दिक्कत है इंक्वायरी, ये लो ये बिल है, मैंने 70,000 का सामान बेचा है, ये बिल है उसके, लो भाई, बैंक अकाउंट में 70,000 जमा कराया, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? हाँ, नो डाउट ऐसे एक्स्ट्रा पैसा देकर फाइनल में जो लास्ट पूरे पूरे साल का जो प्रॉफिट बनेगा थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? एक 20,000 जो उसका था एक्स्ट्रा, और इस तरह से कितने ही उसने हजारों रुपए और एक्स्ट्रा उसके अंदर जमा कराए, वो 20,000 रुपए वो यूज ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलीगल सोर्स से पैसा कमाया गया था। अब उसने 20,000 को क्या किया, अपनी दुकान पे पैसा धीरे धीरे थोड़ा डालता रहा, ताकि शक ना हो ज्यादा, थोड़ा डालता गया, और लास्ट में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, जो कि एक्चुअल में सेल मान लीजिए उसके पूरे साल में 1 करोड़ की थी, उसने सेल दिखा दी अपने पूरे साल में 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख की।
30 लाख की सेल उसने एक्स्ट्रा दिखा दी, जबकि वो हुई नहीं थी 30 लाख की एक्स्ट्रा सेल। अब जो 30 लाख उसने एक्स्ट्रा दिखाया, उस पे वो उस 30 लाख को पहले यूज ही नहीं कर पा रहा था। अब वो 30 लाख को अपनी मेन स्ट्रीम में, लीगल स्ट्रीम में लेकर आ गया। उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, भर देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यूज ही नहीं कर पा रहा था, उसके घर में पैसा सड़ रहा था, उसके अलमारियों में पैसा पड़ा था, वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा 30 लाख को। उसको गाड़ी लेनी थी एमजी की, लेकिन वो ले ही नहीं पा रहा था। अब वो 30 लाख आ गया है, मेन स्ट्रीम में आ गया, उस पर उसने टैक्स भी भर दिया 10%, 20%, 20% टैक्स भी काट के 24 लाख फिर भी उसके अकाउंट में बच गया है। तो 24 लाख से वो गाड़ी खरीद सकता है, जबकि पहले नहीं खरीद पा रहा था वो गाड़ी, क्योंकि उसका पैसा घर में पड़ा था, फंसा पड़ा था। उस पैसे को वो शो नहीं कर सकता था गाड़ी लेने के लिए, अब उस पैसे को शो कर सकता है वो गाड़ी लेने के लिए। This is how a black money is converted into the white money at a small level, छोटा level. This is a छोटा level. This is not the big level. This is not that बड़ी मछली. ये एक छोटी मछली है, छोटी सी, जो इस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती है, जो हम नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस में इस तरह के काम करते हैं। समझ में आया? शोभी कह रहे सर, ज्यादातर किराने स्टोर में बिल नहीं देते, मतलब उनमें से ज्यादातर लोग इसीलिए बिल नहीं देते, या इसके अलावा और भी कुछ कारण है बिल ना देने का? शोभिक, दिस इज वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द ओनली रीजन बिल ना देने का, दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, कि वो बिल अपने अकॉर्डिंग। और मान लीजिए आपने बिल मांग भी लिया, एक और चीज मैं बताता हूं, आपने बिल मांग भी लिया, बिल आपको दे भी दिया, आपको क्या पता वही बिलिंग की एंट्री वो अपने लेजर में, अपने अकाउंट्स में करेगा। ठीक है, बिल बुक का क्या पता, आपको क्या पता बिल बुक कैसी है क्या नहीं है। आपको एक नॉर्मल सा पर्ची पे लिख के दे दिया, ये लो, बाद में वो बिल उसने इस्तेमाल ही नहीं किया अपने लेजर में पोस्टिंग के लिए, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या बड़ी बात है इसमें? यू नेवर नो, बहुत बार ऐसा होता है। इवन ब्रांड आउटलेट्स में मैंने देखा बिल नहीं दिया जाता। आप बहुत बार ऐसा होता है, आप स्किप कर देते हो बिल लेना, भूल जाते हो। आप में से एक बार हुआ होगा, कई बार, मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं गया था किसी और सिटी में था, मैं जल्दी जल्दी में था, मैंने बिल ही नहीं लिया। बाद में मुझे याद है मैंने बिल ही नहीं लिया। उस बिल का इस्तेमाल उसने कैसे किया होगा मुझे क्या पता, उसने मेरे नाम से कितनी सेल दिखा दी होगी मुझे क्या पता। और मेरा वहां पर कोई डिटेल जाती नहीं है, मेरी डिटेल कहाँ जाती है उसमें? कोई आपसे कोई सेल करते हुए पैन कार्ड थोड़े ना मांगे जाते तो आपके साथ वो सेल अटैच हो जाती, नहीं। मान लीजिए मैंने कोई जूते खरीदे हैं 5,000 के, तो 5,000 की बजाय उसने 15,000 के जूते दिखा दिए कि 5,000 की 10 इसने और जूते खरीद ले, क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई आउटडेटेड स्टॉक उसकी दुकान पे पड़ा था, जो जूता बिक नहीं रहा था, उसको उसने दिखा दिया बिका हुआ, क्या फर्क पड़ेगा? आप कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, बिल ले लो बिल ना लो, आपका कुछ नहीं होना। आप, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता बिल लेने बिल ना लेने से। मतलब मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता, अगर आप बिल ले भी लेते हो नहीं भी ले लेते हो, तो ज्यादा, इतनी ज्यादा फर्क वाली बात होती नहीं है बिल लेने ना लेने में। जिसने ये धंधा करना है, जिसने कर्म कांड करना है, वो कर ही डालता है। ठीक है, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा पूरा का पूरा मार्केट इस तरह का खराब है यार, है ना, ये मत सोचना कि मार्केट ही खराब है। कई लोग यहाँ पर जिनके पिताजी बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, जिनके पिताजी बिजनेसमैन होंगे, अब वो अपने पिताजी पर डाउट शक मत करने लग जाना। अरे पापा जी आप भी करते हो ऐसा, आज सर ने बताया था। जेन्युइन मिलता, आपके पिताजी जेन्युइन है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, आपके पिताजी का किराने का काम है तो जेन्युइन है वो। बाकी दुनिया होगी चोर, आपके पिताजी सही है। ठीक है, कहीं मेरे ऊपर चढ़ जाओ, और सर आपने हमारे पिताजी को ऐसे कैसे बोल दिया। मैं आपके पिताजी को नहीं कह रहा, बाकी लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, वो हमें बिल देने के बाद भी खुद से अपने रिकॉर्ड में एडिट करने अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन बिलिंग नहीं है, ब्रांड आउटलेट्स वगैरह होते हैं उनमें ऑनलाइन बिलिंग होती है, बैकएंड पे ऑनलाइन बिल चला जाता है। ठीक है,
तो उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। लेकिन जो छोटे मोटे बिलिंग होती है ना, जो नॉर्मली ऑफलाइन होती है बिलिंग, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसी चक्कर में इसी चीज को कम करने के लिए पता है एक चीज भी की गई है। ये चीज धीरे धीरे सुधर रही है। ये बिलिंग वाला फंडा है ना, ये चीज सुधर रहा है। पता है कैसे सुधर रहा है? ये सुधर रहा है कि आजकल बिल बिल के ऊपर टैक्स कौन सा? जीएसटी होता है उसको। ये तो आपको इतना तो आइडिया है ही ना, जीएसटी लगता है आपके ऊपर। जैसे अभी आपने इस कोर्स के लिए पेमेंट करी है, इस कोर्स के लिए आपने पेमेंट करी है ना, आपको एक इनवॉइस आया होगा ना, वो बिल ही है। दैट इज अ बिल। उस इनवॉइस के ऊपर देखना, उस इनवॉइस के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, 18% चार्ज हुआ है ना जीएसटी। तो ये 18% जो जीएसटी चार्ज हुआ है, ये एक ऑफिशियल मार्क है कि 18% हम गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पर पे करेंगे, वो हमारे पास नहीं आएगा। अपना बिल खोलना, जो भी आपने हमें पेमेंट करी है, उसके अंदर 18% जो जीएसटी अमाउंट है, इंटरनेट हैंडलिंग फीस का एक अमाउंट लिखी होगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। वो सारी की सारी अमाउंट इंटरनेट हैंडलिंग फीस भी हमारे पास नहीं रहेगी, वो भी हम दे देंगे अपने जो पेमेंट गेटवे वाला है, और जीएसटी भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे आपके बिहाफ पर। बाकी जो पैसा है वो हमारे पास आता है। ठीक है, बाकी पैसा हमारे पास आएगा, नहीं तो बाकी पैसा हमारे पास नहीं आएगा। तो जब यहां पर जीएसटी लग जाता है, तो जीएसटी की ट्रैकिंग करनी थोड़ी सी आसान हो जाती है चीजों की। जीएसटी लग गया, अब ये जीएसटी लगाने के बाद भी अब हमारा बिल जो है वो सिस्टम जनरेटेड है। एक चीज आपने देखी होगी, जो आपने इनवॉइस देखा होगा, उस इनवॉइस के नीचे नीचे लाइन लिखे, दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस, यही लिखा हुआ है, दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस। यानी कि इसको हम बदल नहीं सकते बाद में, ये पंच हो गया डाटा हमारा। इस डाटा को हम कहीं पर भी एडिट हमारे एंड पर नहीं हो सकता, कुछ भी एडिटिंग नहीं हो सकती इसकी। तो ये आपकी जो पंचिंग की गई है जीएसटी की, ठीक है। अब इस चीज को क्या किया जा रहा है? इस चीज को थोड़ा सा ऑनलाइन किया जा रहा है। कैसे? जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पर्टिकुलरली वो फेज वाइज चल रहा है। फेज वाइज अभी मुझे याद नहीं है, शायद 5 करोड़ है या 10 करोड़ है वो अमाउंट, कि वो कह रहा है अगर कोई भी बिल या फिर आपकी साल की जो टर्नओवर है, जो साल की आपकी सेल्स है, वो 5 या 10 करोड़, मुझे फिगर याद नहीं, एग्जैक्टली अमाउंट मुझे याद नहीं, थोड़ा गूगल करना, कि जीएसटी ने कह रखा है अगर आपकी साल की टर्नओवर 5 या 10 करोड़ या जो भी अमाउंट है, उससे अगर आपकी ज्यादा है, तो आपको जो भी आपको बिल काटना है ना, वो बिल आपको ऑनलाइन जीएसटी की वेबसाइट के थ्रू काटना पड़ेगा, जीएसटी के पोर्टल के थ्रू आपका बिलिंग होगी। तो फिर धांधली की कोई बाद में कोई टेंशन ही नहीं। कि मान लीजिए आपने कोई चीज परचेज की ऐसे व्यक्ति से जिसकी साल की टर्नओवर 5 या 10 करोड़ से ज्यादा है, वो जो बिल आपको बना के दे रहा है ना, वो बिल उसको जो पंच कर रहा है ऑनलाइन सिस्टम में, वो ऑनलाइन सिस्टम उसका जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ लिंक है। जो बिल आपको दे दिया गया है उसी बिल में वो हमेशा रहेगा, उस बिल में किसी भी तरह की एडिटिंग बाद में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज जीएसटी डिपार्टमेंट फेज वाइज कर रहा है। पहले वो 50 करोड़ था, 50 करोड़ की टर्नओवर वाला कर सकता था, फिर अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 10 करोड़ 5 करोड़ तक आ गए, फिर और धीरे धीरे नीचे आते आते ये चीज सारी जगह पर अप्लाई हो जाएगी कि सभी लोग जो भी बिल बनाएंगे, वो बिल सीधा डायरेक्ट जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ लिंक रहेगा, उस चीज में बाद में एडिटिंग पॉसिबल नहीं। फिर आप जब बिल मांगोगे तो आपको यहां पर बिल जो आपको दिया गया वो बिल एकदम जेन्युइन रहेगा। अभी बिल में हो सकता है हेरा फेरी की जाती है, लेकिन वो बिल बाद में जेन्युइन रहेगा, ये चीज की जा रही है। ठीक है। और इवन आजकल काफी ज्यादा जगहों पर कई स्टेट्स ऐसे भी हैं, एक स्कीम भी लेकर आए हैं, जिसमें अगर आप कोई बिल अगर उनकी वेबसाइट पे अपडेट करते हो जीएसटी की, तो आपको उसमें लकी ड्रॉ में आपको निकाला जाएगा, आपका इनवॉइस जो है वो शायद आपका लकी ड्रॉ में आ जाए, आपको प्राइज मनी भी दी जाएगी। ऐसे कुछ स्टेट्स में ये चीज भी अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई, ताकि आपको एनकरेज किया जा सके कि दुकानदार से बिल लीजिए, आप लोग बिल नहीं लेते हो। ठीक है। गॉट इट? समझ गए? क्लियर है ये फंडा? इस तरह से यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये छोटी लेवल पर की जाती है, मतलब छोटा लेवल, स्मॉल लेवल पर ये इस तरह की जाती है। अब यहां पर बात आती है, सर ये तो चलो छोटा लेवल हो गया, अब यार कि किराने की दुकान या कोई भी दुकानदार है, कितना गलत धंधे से कमा लेगा? ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन सर दूसरी तरफ करप्शन बहुत ह्यूज अमाउंट की। सर हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में इतनी इतनी अमाउंट के यहाँ पर करप्शन ली जाती है।
कोई एक काम किया गया, किसी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसी भी संस्था के द्वारा किसी को, तो 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है सर, उसमें से 100 करोड़ रुपए रख लिए जाते, खा लिए जाते हैं, 900 करोड़ का ही सामान जो है वो लगाया जाता है उस प्रोजेक्ट में, बाकी 100 करोड़ खा लिया जाता है। अब 100 करोड़ 200 करोड़ लाखों करोड़ों अमाउंट जो है सर, इसको इस तरह से कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा? पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसी चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, इस स्केल को बड़े लेवल पे किया जाता है, बड़ा लेवल स्केल देखा जाता है उसमें, और वो चीज यहां पर कैसे की जाती है उस पर भी बात करता हूं। मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? पहली बार पढ़ रहे होंगे काफी लोग तो ये वाला कंसेप्ट, कुछ होंगे पुराने वाले रिवाइज कर रहे होंगे, लेकिन काफी लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे। राइट, सही कह रहा हूं? देख लिया था, अरे बढ़िया था। अच्छा स्टिकर था वो। चलो सर, बैंक वाले क्या रेड करते हैं या फिर सिर्फ डाटा एजेंसी को देते हैं? अभी आएगा शुभंकर, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी रेड नहीं मारते हम बैंक वाले, पहले चीज तो ये क्लियर कर दूं, ठीक है? हम कोई रेड वेड नहीं मारते, हम सिर्फ डाटा देते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है? थोड़ी देर में आएगी वो चीज जो आप पूछ रहे हो। अच्छा, अब बड़े स्केल पर कैसे होता है धंधा? बड़े स्केल पर ये धंधा ऐसा होता है। देखो, कुछ समझ आया? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? देखो, पढ़ो। फर्स्ट स्टेप, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे सिस्टम में जो लोग इस तरह का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के जो काला धन होता है उसको ये कलेक्ट करते हैं और ये जिम्मेवारी लेते हैं कि हम आपके काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करेंगे। ये यहां पर कलेक्ट करते हैं इस सारे के सारे पैसे को, मनी को, इस तरह के लोग। और ये क्यों कलेक्ट करते हैं? इनको क्या फायदा है? इनको बीच में एक कमीशन अपना रख लेते हैं, अभी करेंगे उस पर बात। कलेक्ट कर ली, उस जो कलेक्ट की हुई मनी है उसको ये प्लेस करते हैं फर्स्ट स्टेप में। डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। प्लेसमेंट का मतलब होता है जो डर्टी मनी है, जो ब्लैक मनी है, उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहले डालते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में डालने का क्या मतलब है? अब यहां पर खेल शुरू होता है बैंक अकाउंट्स का।
मैंने अभी आपको बताया था कोई भी चीज लीगल करनी है तो उसको यहां पर हमने पिछले जो किराने की दुकान थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 70,000 रुपए जो इकट्ठे किए थे बैंक अकाउंट में डाल दिए थे। तो जैसे ही हम बैंक अकाउंट में कोई भी चीज डालते हैं तो उसकी ट्रैकिंग पॉसिबल होती है। और अगर वो ट्रैकिंग, अगर आपने गलत धंधे से पैसा कमाया गया और बैंक में डाल दिया तो यानी कि आप फंस सकते हो, कल को फ्यूचर में आपकी पूछताछ हो सकती है। घर में कैश पड़ा है उसकी ट्रैकिंग पॉसिबल कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट पड़ी है तो उसकी ट्रैकिंग, उसकी पूछताछ की जा सकती है। वो सामने, दुनिया के सामने वो पैसा ओपनली आ जाता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपका पैन कार्ड वगैरह भी डला होता है। तो उससे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स आपकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, कब जमा कराया वगैरह वगैरह, उनको पता लग जाता है। इसीलिए तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था। एक मतलब वन ऑफ द रीजन जो डीमोनेटाइजेशन करने का था, खैर वो सफल हुआ उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो रीजन बताया गया था यही था कि लोगों के घरों में कैश पड़ा था, नगद पड़ा था उन नोट्स में। अब उन लोगों को डर आ गया कि ये नोट तो खत्म हो गए, उन्होंने धीरे धीरे अपना पैसा बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया। जब बैंक में जमा कराया तो उसकी ट्रैकिंग करनी पॉसिबल होगी हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जो जमा कराने वाले थे, ये ऐसे लोग, वो बड़े चालाक थे। उन्होंने यहां पर, ऐसा नहीं था कि उस पैसे को एक ही जगह पर जमा करा दिया। जितने भी करोड़ों रुपए होते हैं, चाहे डीमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ, चाहे इसमें हुआ, ये जो अमाउंट जो डालते हैं बैंक में, ये अमाउंट इतनी इजीली नहीं डालते, ये प्लेसमेंट करते हैं। इसको, पैसे को टुकड़ों में यहां पर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे बैंक अकाउंट्स में डाला जाता है। कैसे? ये मान लीजिए ऐसे कोई 20 लोगों के अकाउंट इन्होंने ढूंढ लिया और 20 लोगों के अकाउंट, 1 लाख रुपए एक अकाउंट में, उनको 1 लाख रुपए कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 लाख रुपए कन्वर्ट करने के लिए वो लोग ऐसे 20 लोगों को ढूंढेंगे, ठीक है। 20 लोगों को ढूंढने का मतलब हर एक पर्सन के पास 5,000 रुपए गए, ठीक है। हर एक 20 लोगों के खातों में ये 5-5 हजार रुपए डाल देंगे। 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और 20 लोगों के खातों में 5-5 हजार रुपए डाल दिया। अब वो 20 व्यक्ति कौन से होंगे? कोई मजदूर होगा, कोई गाड़ी चलाने वाला होगा, कोई रेहड़ी चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ऑटो ड्राइवर, कुछ इस तरह के लोग होंगे। अब आप देखिए, जो ये सारे के सारे लेबरर होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होते हैं, इनका किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं होता, इनकी सैलरी कितनी है, ये पेमेंट कितनी है, इनको कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते लोग। अब इनके खाते में अगर 5,000 रुपए आ जाता है, किसी मजदूर के खाते में, दिहाड़ी मजदूरी, या कोई रिक्शा चलाने वाले खाते में 5,000 रुपए आप उसके बैंक में जमा करा दो, तो उसे कौन पूछेगा यार? वो इनकम टैक्स वाला आगे इसके पीछे आएगा? नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं आना, है ना। 5,000 रुपए आ गए तो आ गए, कमा लिया होगा अगले ने, कहीं से रिक्शा चला के उसने जमा करा दिया अपने 5,000 रुपए, क्या दिक्कत है। अब वो 5,000 रुपए उसने ले लिए उसके खाते में, 5,000 रुपए फिर उसने कहा किया, फिर उसने 5,000 रुपए ऐसे 20 लोगों ने आगे किसी को पे कर दिए। किसको पे कर दिए? किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए किसी एक राशन वाले को दे दिए ये 5,000 रुपए, उसके अकाउंट में इन सब ने मिलकर ट्रांसफर कर दिए। क्यों किया सर? एक बोगस एंट्री क्रिएट करने के लिए कि हमने इस किराने वाली दुकान से 20 लोगों ने यहां से कुछ सामान परचेज किया राशन का, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल वो सामान परचेज नहीं किया गया। जस्ट ऑन दी पेपर्स पे वो सामान दिखाया गया कि इस पर्सन ने पैसा दिया और मैंने इसको सामान भेज दिया, लेकिन रियलिटी में उनको वो सामान नहीं दिया गया। केवल केवल वहां पर बिल काटा गया एक, कि इन लोगों को मैंने ये 1 लाख रुपए का सामान 20 लोगों को दिया है। अब 1 लाख रुपए उस पर्सन के अकाउंट में आ गया, ठीक है। पहले 1 लाख था जो ब्लैक मनी था, वो 1 लाख रुपए 20 लोगों के खातों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि उस चीज का पता ना लगे। 1 लाख में इकट्ठा जमा कराता तो ट्रैक हो सकता था, 5-5 हजार रुपए जमा करा 20 खातों में, नहीं ट्रैकिंग, कोई इतनी थोड़ी सी लूप होल हमारे सिस्टम की तो नहीं होता, ठीक है। तो वो 20,000 रुपए अब इकट्ठा हो गया, फिर से किसी के एक के अकाउंट में चला गया, ठीक है। अब इस तरह से, अब 1 लाख जो गया, उसने परचेज एंट्री की है, पूरी प्रॉपर एंट्री हुई है, पूरा उसने बिल काटा है, तो ये 1 लाख रुपए इन 20 खातों के अकॉर्डिंग यहां पर वापस से कन्वर्ट हो गया व्हाइट मनी में। और ये जो किराने की दुकान लाला जी वाली थी, इन्होंने 1 लाख रुपए उठाकर किसी तरह से किसी से परचेज करवा दिया। परचेज क्या किया? उनको भी तो पीछे से सामान खरीदना कहीं से, तभी तो उन्होंने बेचा होगा। कोई आटा दाल पीछे से राशन की बोरियां खरीदेंगे वो लोग, आटे की बोरियां तो वो तो खरीदेंगे। तो आटे की जो 1 लाख रुपए पेमेंट जो उनके पास आई है, वो पेमेंट उन्होंने दिखा दी कि मैंने 1 लाख रुपए का आटा होलसेलर से खरीदा है, उनको उन्होंने पेमेंट कर दी, लेकिन फिजिकली वो चीज ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर हुई और उन्होंने बिल काट दिया लाला जी के नाम पे। 1 लाख रुपए उस होलसेलर के पास पहुंच गया।
अब होलसेलर हो सकता है किसी और को पेमेंट करे, होलसेलर ने कहीं ना कहीं वापस से वो पैसा घुमा फिरा कर किसी इसी तरह से बिल काट के इसके पास पहुंचा दिया जिसने ऑलरेडी 1 लाख रुपए इकट्ठा किया था ब्लैक को व्हाइट करने में। ये कहीं ना कहीं होलसेलर इनसे कनेक्ट कर जाएगा किसी तरह से धंधे से, किसी तरह से बिजनेस के थ्रू, कि मैंने इनसे कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करी है जिसके बदले मैं 1 लाख इनको दे रहा हूं। ठीक है, कोई इनकम, कोई कमीशन के रूप में मैंने उनको 1 लाख दे दिया। तो 1 लाख रुपए शुरू हुआ था ब्लैक मनी के फॉर्म में और 1 लाख खत्म हो गया कैसे? व्हाइट मनी के फॉर्म में। इस तरह से यहां पर इस तरह से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को करने में। दिस इज हाउ बैंक अकाउंट्स आर बीइंग यूज्ड। अब यहां पर हमारा रोल आता है कि जो भी बैंक अकाउंट, मान लीजिए 1 लाख की कल को कोई ईडीवीडी, मैंने 1 लाख अमाउंट लिया, इसको 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, जो भी ले लो, मतलब थोड़ी अमाउंट बड़ी होगी तो फिर ये लेयरिंग और ये वाली चीजें भी शुरू होंगी, उस पर भी बात करता हूं। छोटी अमाउंट है, बहुत छोटी अमाउंट है तो पहले वाला केस था, थोड़ा सा और बड़ी अमाउंट है तो जो ये वाला केस मैंने बताया इस तरह से हो सकता है। अब यहां पर क्या होता है, मान लीजिए कल को ट्रैकिंग करनी है और जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जिनके थ्रू ये पैसा रूट हुआ है, अगर वो बैंक अकाउंट, अगर वो सारे के सारे जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट बोगस थे, वो बैंक अकाउंट उस व्यक्ति के थे ही नहीं जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट खोला गया, तो क्या होगा? बैंक वाले को पकड़ेंगे, भाई साहब ऐसे कैसे खाते कैसे खोल दिए? आपने कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस यानी कस्टमर के बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं, कस्टमर की केवाईसी जो है प्रॉपरली ऑफिशियली उसकी जो चीजें उससे आपने लेनी थी, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स लेने थे अकाउंट खोलते हुए, उसका इंश्योर करनी थी आइडेंटिटी के पर्सन जिसकी फोटो है, एड्रेस है, नाम है, सही है या नहीं है। यहां पर बैंक वालों का रोल इंपॉर्टेंट होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में। आप रोक नहीं सकते मनी लॉन्ड्रिंग को, बैंक वाले, हम लोग बैंक वाले मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे प्रव्यू में नहीं आता उस ट्रांजेक्शन को रोकना। हमारे पास तो पैसा जमा कराने आता है, हम उससे पूछ नहीं सकते भाई साहब इतने पैसे क्यों जमा करा रहा है, हमारी अथॉरिटी में नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी अथॉरिटी में है कि हमारे पास जो भी बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है वो एक जेन्युइन बैंक अकाउंट ओपन है और रियल व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो रहा है, ऐसे किसी नकली व्यक्ति का हम अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, हम वो चीज श्योरिटी करते हैं, उस चीज के हमें यहां पर प्रॉपर चीज हमें करनी है इंश्योर, ताकि कल को अगर किसी तरह की ट्रैकिंग होती है उनकी ट्रांजैक्शन की तो कहीं आप ना फंस जाओ उसमें, आपके ऊपर इल्जाम ना है कि आपने जानबूझ के गलत खाता खोला था, आपने सही तरीके से इनकी इंक्वायरी नहीं की थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपके बस में नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन बैंक अकाउंट्स की जो ड्यू डिलिजेंस है, उन बैंक अकाउंट्स को जो खोलने के वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अगर आप प्रॉपरली निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे, सही जेन्युइन अकाउंट खोल लेंगे, नकली खाते, नकली व्यक्तियों के नाम से अगर खाते नहीं खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं लेटर ऑन उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है और उन व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा सकती है अगर व्यक्ति जेन्युइन है कि आपके पास ये पैसा कहां कहां से कैसे कैसे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तार, ये लिंक्स जुड़ जुड़कर कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस व्यक्ति तक भी पहुंच सकती हैं। अगर कहीं लेकिन ऐसा कुछ होता है कि जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको ही नहीं ट्रैक किया जा पा रहा, तो फिर ये तार टूट जाएंगे, इन तक नहीं पहुंचा जा सकेगा हमारी एजेंसीज के द्वारा। बैंक, एक बैंकर है, उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आंतरिक सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हो बैंकर्स। आंतरिक, आंतरिक मतलब इंटरनल सुरक्षा जो होती है हमारे देश की, जो आपके यहाँ एक तो होता है कि देश हथियार वगैरह, मिसाइल्स, हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं वो मदद कर रही हैं। एक आप भी यहाँ पर बैठे बैठे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको और बेहतर करने के लिए मदद करते हो। हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने में बैंकर मदद करता है। आपका काम केवल और केवल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना नहीं है, आपको कस्टमर सर्विस नहीं देनी है, आपको कहीं ना कहीं इस तरह के काम को रोकने में भी आपकी जाने अनजाने में आपका काम हो जाता है। मतलब आपको पता भी नहीं लग रहा कि आप ये काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे देश की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको बहुत इंप्रूव कर सकता है। आप इस तरह का काम कर रहे हो। अब फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं कर, मान लीजिए किसी को दान देना, पैसा देना, दैट इज नॉट थिंग, बट आप किसी अलग तरीके से हेल्प कर रहे हो कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में काम कर रहे हो। और वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग रोकोगे तभी तो सामने वाले को समझ आएगी भाई साहब अब काला धन जो है सफेद धन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो इसका मतलब काला धन कमाने का कोई फायदा नहीं, मैं अपने इलीगल धंधों को छोड़ दूं।
ओके, क्लियर है ये बात? समझ में आई आपको एक एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि आप लोगों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, और ये जो डर्टी मनी है ये एक छोटे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से एग्जीक्यूट और की जा सकती है बैंक अकाउंट्स के थ्रू। अब मैं चलता हूं थोड़े से और बड़े अमाउंट की, हजारों करोड़ों की, जो स्विस बैंक में अकाउंट है, ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, दूसरे देशों में, हम आइलैंड देशों में, पनामा आइलैंड में पैसा पड़ा है जी, जो एक और आइलैंड, कई सारे आइलैंड्स है छोटे मोटे जहां पर पैसा पड़ा है, वो कैसे, उसका कैसे किया जाता है? देखो, प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लेयरिंग का। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में जो पैसा है वो यहां पर किसी तरह से विदेशों में भेजा जाता है। विदेशों में कैसे भेजा जाता है? जैसे यहाँ पर पैसा कुछ लोगों के खातों से मूवमेंट करके कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, वो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया, कंपनी के पास, जो इंपोर्ट करती है सामान। और वो कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी ऐसी होती है जो एक्चुअल में इंपोर्ट नहीं करती, वो शेल कंपनीज होती है। एक शब्द आपको बता रहा हूं, आपने सुना भी होगा शेल कंपनीज के बारे में। शेल, शेल का मतलब क्या होता है? वो होता है ना शंख टाइप शेल, वो पानी से निकलता है, अंदर से खोखला होता है ना शेल, है ना? तो ऐसे ही शेल कंपनीज होती है जो अंदर से खोखली होती है। ये एक्चुअल में कंपनीज जो है ये काम नहीं करती कुछ भी, फिजिकली कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन इनका जो भी काम रहता है वो यहां पर आपका ऑन पेपर्स रहता है, सिर्फ ऑन पेपर्स। परचेज सेल करनी है ऑन ऑन पेपर्स। कोई, अगर आप उसकी इंस्पेक्शन करने जाओगे, कोई फैक्ट्री चल नहीं रही है, कोई सेल नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, दैट इज अ शेल कंपनी। मेरे सामने एक शेल कंपनी आई थी जब मैं बैंक में जॉब में था। कैसे पता लगा मुझे शेल कंपनी का? एक व्यक्ति जिसने हमसे लोन ले रखा था, खैर लोन के बारे में बताऊंगा। क्या होता है कि हर एक साल लोन में ना, हम हर एक साल में या 6 महीने में, 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट, हम उस पर्सन की फैक्ट्री को या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, शॉप है, दुकान है, उसको विजिट करते हैं। हमें विजिट करनी पड़ती है। मैं उसके बारे में डिटेल में बाद में भी डिस्कस करूंगा, अभी शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ। ऐसी एक फैक्ट्री थी जिसने हमसे लोन ले रखा था, और फैक्ट्री चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, 2-3 साल 4 साल उसने बढ़िया काम किया। फिर एक दिन मैं इंस्पेक्शन पे गया, ठीक है, मैंने फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, बढ़िया चल रही है, एक दिन इंस्पेक्शन पे गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर अपने पिछले 6 महीने के बिजली के बिल लेकर आइएगा। मुझे थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ फैक्ट्री में, मतलब ऐसा लग रहा था कि काम मतलब कि बंद पड़ा है। मतलब उसने बोला कि सर वो ना आज छुट्टी पे है मजदूर लोग, मतलब ऐसे लेबर छुट्टी पे है, पिछले 5 दिन से छुट्टी है, त्योहार है वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो लेबर है नहीं, फैक्ट्री एक बार रोक रखी है। ऐसे मुझे डाउट हुआ, क्योंकि एक फैक्ट्री में जाते हैं तो उसकी सिचुएशन से आपको आइडिया लग जाता है कि ये फैक्ट्री अगर बंद पड़ी है 5-6 दिन से, तो पहले का कुछ सामान, कोई स्टॉक या कुछ भी चीज दिखनी चाहिए। अब मिट्टी तो नहीं दिखनी चाहिए ना आपको मशीनों पे, है ना? कि ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि फैक्ट्री चल नहीं रही काफी महीनों से। मैंने कहा सर बिजली का बिल लेकर आना। बिजली का बिल लेकर आया। बिजली के बिल में मिनिमम जो बैलेंस, मिनिमम जो अमाउंट होती है, बस वही आ रही थी। इसका मतलब क्या था? पिछले 6 महीने से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही नहीं हुआ है, यानी कि पिछले 6 महीने से आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी है। लेकिन जब उसने मुझे अपनी अकाउंटिंग दिखाई, जब उसने अपनी बैलेंस शीट वगैरह दिखाई, उसके अंदर सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, लेबर को पैसा, एम्प्लॉइज को सैलरी, वो सब दिख रही थी। उसमें दिख रहा था कि आपने स्टॉक मैन्युफैक्चर किया, स्टॉक को आगे बेचा है, आपने पीछे से रॉ मटेरियल परचेज किया, इतने अमाउंट का परचेज किया, वो सब दिख रहा था ऑन पेपर्स। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो फैक्ट्री में था वो ऐसा कुछ भी नहीं था। फैक्ट्री बंद पड़ी थी पिछले 6 महीने से। कैसे इंश्योर किया? बिजली के बिल से। किसने इंश्योर किया? आपके कपिल सर ने, ठीक है। और कपिल सर को किसने बताया? जैसे मैं अभी आज आपको किसी तरह का ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरे भी किसी गुरुजन ने मुझे ज्ञान दिया था, बैंकर। ऑब्वियस हम जब बैंक में जाते हैं तो कई ऐसे गुरुजन आपको बैंक में ऑब्वियस है मिल जाते हैं, जो ऑलरेडी बैंक में होते हैं, है ना? तो सीनियर्स बहुत सारे के साथ काम किए, तो ऐसा ज्ञान मिल जाता था। तो ऐसी चीजें हम देख लेते थे, पता लग जाता था, मैं उनके एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने आपको आज एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे आप जब बैंक में लगोगे तो ये चीज आप भी इंश्योर करोगे, है ना? आपके दिमाग में भी ये चीज आएगी, यार कपिल सर ने बिजली के बिल का कहा था, ला भाई बिजली का बिल ले आ तू भी, है ना? देखते हैं तेरा बिजली का बिल, तेरी तो नहीं है शेल कंपनी गई। तो ऐसी कंपनी को देख लिया गया था, तब पकड़ लिया गया था। तो फिर आगे हमने अपने लेवल पर जो भी चीज कर सकते थे हम करी, उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा सा इंटरनल वो
चीजें होती हैं, इतनी ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी होती, तो हमने इस चीज को ऐसे किया था। ठीक है, तो ये शेल कंपनीज ऐसी होती है, खोखली होती है, लेकिन ट्रांजेक्शंस करती रहती है, बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन होती रहती हैं, ऑन पेपर्स होती रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं खाती। तो ऐसी शेल कंपनीज के थ्रू बाहर विदेश में पैसा भेजा जाता है। विदेश में पैसा भेजा क्या, शेल कंपनी को इंपोर्टर है, इंपोर्ट करती है सामान, इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, लाख का बिल दिखा दिया 10 लाख का, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का काम शेल कंपनीज के द्वारा किया जाता। पैसा पहुंच गया बाहर, जब पैसा पहुंच गया बाहर विदेश में, ये ग्लोबल लेवल पर पैसा पहुंच गया। ठीक है, अब जब ग्लोबल लेवल पर पैसा पहुंचा तो देखो बाहर विदेश में कानून थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। देश में जो लॉज हैं, कानून है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है दुनिया में, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड स्पेसिफिकली हैं, साई तोपे, पनामा वगैरह, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिन आइलैंड्स को यहाँ पर पैसों की आवश्यकता, जिन कंट्रीज को यहाँ पर पैसों की आवश्यकता होती है, उनको ये नहीं मतलब कि पैसा कहां से आए, किस सोर्स है, उनको ये है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए, जैसे भी आए हमारी इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देशों को, आइलैंड नेशंस को यहाँ पर ढूंढा जाता है और उनको यहाँ पर, उनके वहां पर पैसा भेजा जाता है, और उनके वहां पर ऐसे स्ट्रिक्ट कानून नहीं होते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर मान लीजिए मेरी इकोनॉमी में 1000 करोड़ आ रहा है, तो अगर 1000 करोड़ कहीं से भी आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेरी इकोनॉमी में आ रहा है, मेरी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है कि 1000 करोड़ कहां से आएगा, किस तरह से आएगा। उनको ये मतलब है कि मेरी इकोनॉमी में 1000 करोड़ आ गया, भाई साहब मैं खुश हूं, मेरे लोग यहां पर खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके द्वारा ऐसे नेशंस में ट्रांसफर किया जाए, यहाँ पर कानून जो है इतने सख्त नहीं होते हैं, जहां पर आप पैसे को गोल गोल घुमा सकते हो अलग अलग लेवल पर। क्या वायर ट्रांसफर होता है, मतलब कि दूसरे देश में पैसा भेजना, ट्रांसफर ऑन बैंक अकाउंट ऑफ अ कंपनी एक्स, लोन टू कंपनी वाई, वहां पर किसी और कंपनी को यहाँ पर लोन ले लिया, वहां की एक लोकल शेल कंपनी बना दी, वहां पर लोन ले लिया उसने बैंक से। ठीक है, उसने फर्जी बिल दिखा दिए कंपनी एक्स के नाम से कि भाई वहां की शेल कंपनी, वहां फिर शेल कंपनी वाली ट्रांजेक्शन होगी कि लोन दिखा दिया मैंने, लोन का पैसा उसको दिया, वहां से कोई ट्रांजेक्शन हुई, वहां से ट्रांजेक्शन हुई, वहां से कोई फिजिकल असेट मूव नहीं हुई है। इस तरह की ट्रांजेक्शन करने के बाद शेल कंपनीज की उस कंट्री में भी पैसा यहाँ पर जो है वापस से, वहां सारी की सारी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद, वहां किसी लोकल कंपनी को पैसा पहुंचाने के बाद, वो कंपनी फिर इंडिया की किसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करती है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, जिसमें वो बाहर के लोग जो हैं, विदेशी लोग जो हैं, जो विदेशी यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, वो इंडिया में किसी ना किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर देती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कोई बड़ी फैक्ट्रीज हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, घर हो, हाउस हो, गाड़ियां हो, उनमें इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। ठीक है, तो पैसा, इंडिया का पैसा जो है, डर्टी मनी जो है, घूम फिर कर यहाँ पर विदेश में होकर वाइट होता हुआ, कंपनी जो है वो बेसिकली फर्जी तरीके से उसने वहां पर वाइट कर लिया उस पैसे को, और वो लीगल पैसा दिखाया गया कि इस कंट्री से लीगल वे में पैसा आया, और इंडिया वाले भी उस कंट्री से इतनी ज्यादा जवाबदेही या फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते पैसा उनकी कंट्री में कैसा लीगल बना, हम नहीं क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, दिस इज अ, जो भी कह लीजिए उसको लूप होल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, उसको देश का कानून है लगे, वो अपनी सीक्रेसी मेंटेन करके चलता है। वो क्यों बताएगा किसी के बारे में, नहीं बताते। स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक में यही तो है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। और ऐसा स्विस नहीं, बहुत सारे बैंक ऐसे जो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, हमारे बैंक भी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। आप एज अ बैंकर, आप किसी भी एक कस्टमर की अकाउंट डिटेल दूसरे कस्टमर के अकाउंट डिटेल कुछ दूसरे कस्टमर का शेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति, दोनों दोस्त है, दोनों एक साथ बैंक में आए एक दिन, ए और बी दोनों एक साथ बैंक में आए। ठीक है, हंस खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ए ने ट्रांजेक्शन करी, दोनों चले गए। अगले दिन बी आता है ब्रांच में, अरे यार वो आपको याद है कल मैं ए के साथ आया था, हम दो लोग दोस्त है, अच्छा एक बात, एक काम कीजिएगा, और ए तो नहीं आ पाया, लेकिन मुझे उसने भेजा है, आप उसके बैंक का जो बैलेंस है अकाउंट का मुझे बता सकती हैं। आप कहोगे हाँ हाँ बता दो, क्या हो गया, कल तो ये दोस्त यारी थी, है ना, बताने में क्या दिक्कत है, आपने बता दिया, कल को पता चले कुछ गड़बड़ होगी उस अकाउंट से। बहुत सारी चीजें होती है, 10 15 20 50 चीजें होती है जिसके थ्रू इस तरह की गड़बड़ हो सकती है अगर आपने बैलेंस बता दिया तो। ठीक है, तो दैट इज सीक्रेट। आप अकाउंट का बैलेंस या अकाउंट की डिटेल सिर्फ कस्टमर को दे सकते हो जिसका अकाउंट है, आप किसी और को, थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। दिस इज सीक्रेसी, यू हैव टू मेंटेन। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे देश वाला वहां के जो अकाउंट है, वहां के जो कस्टमर्स हैं, उनकी डिटेल आपको दे देगा? नहीं देगा।
आप खुद ही अपने पड़ोसी को नहीं दे रहे डिटेल उसके कस्टमर की, दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे, यहां तो देश की बात चल रही है भाई। ठीक है, तो वहां का पैसा जो है लीगल होकर इंडिया में ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट किसमें किया जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर किया जाएगा जहां से कलेक्ट की गई थी डर्टी मनी। यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों से यहां पर एबीसी प्राणियों से जो पैसा इकट्ठा किया था इस व्यक्ति ने, उन ही व्यक्तियों की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन बाहरी व्यक्तियों के द्वारा। तो अल्टीमेटली पैसा इनडायरेक्टली इन एबीसीज के पास पहुंच जाएगा, जो पैसा कभी उन्होंने काले धन के रूप में कमाया था। और इन सारी चीजों में कुछ न कुछ कमीशन हर एक जगह पे लगता है। ये अपना कमीशन ले लेगा, ये जो 10-20 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति जिनके खातों में पैसा गया था वो ले लेंगे पैसा, शेल कंपनीज पैसा ले लेंगी, बाहर के विदेशी लोग कुछ पैसा ले लेंगे कमीशन के फॉर्म में। फिर इंडिया में जो पैसा आएगा, बहुत सारे खर्चे वर्चे होंगे, टैक्स वैक्स लगेगा, तो वो सारा का सारा पैसा कट कटाकर उनको एटलीस्ट मान लीजिए 100 रुपए दिया गया था, तो एटलीस्ट 50-60 रुपए उनको वापस मिल जाएंगे। 50-60 रुपए में भी खुश होता है इंसान कि अगर ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो रही है और 60 रुपए मुझे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लीगल तो बनेगा, जिस 100 रुपए का पहले इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था, अब 60 रुपए इस्तेमाल तो कर सकता है। क्यों? कैसी रही प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, कंसेप्ट बताओ जरा। मजा आया? अरे एक बार सारे बोल दो यार, जितने लोग क्लास में कमेंट तो कर दो यार। तुम्हारे कमेंट किसी को नहीं देखेगा, किसी को तुम्हारा नाम नहीं देखेगा, मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है। अरे यार, हाँ यार, लोग जितने लोग बैठे एक बार कमेंट तो कर दो सारे के सारे। मजा आया सर। ऐसा कंसेप्ट तुम्हें ट्रेनिंग में भी नहीं सिखाएंगे, तुम बाद में बैंक की ट्रेनिंग लेते रह जाओगे, तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। और खुदा ना खास्ता, मैं सही बता रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं भी हो रहा तुम्हारा सिलेक्शन, तो ये ऐसा कंसेप्ट तुम्हें क्लासेस में मैं बता रहा हूं, बैंकिंग क्लासेस में, जो तुम्हारे जिंदगी भर काम आने वाला है। तुम किसी भी काम में जाओगे, तुम किसी और जगह नौकरी करोगे, फॉर एग्जाम्पल नहीं हो रहा तो किसी और जगह नौकरी करोगे, सैलरी, बैंक, लोन, डेली रूटीन में जाओगे, कोई धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, उसमें बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट सब बनाओगे। आपके जो ये क्लासेस है मेरी हर एक फील्ड में काम आएगी। याद करोगे आज से 5 साल बाद भी, सर वो कंसेप्ट वहां सीखा था, आज वो काम आ रहा है। ठीक है, तो चलो आज की कक्षा को यहीं करते हैं समाप्त। लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जो कंसेप्ट है अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करेंगे कल। बाकी आप इसको पढ़ लेना, ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन है, ठीक है इसकी, ये मैं कल भी, अब कल मैं पढ़ा दूंगा, ये सारी की सारी चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये ईडी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, ईडी पेनल्टीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और ये पीएमएलए जो है वो कैसे रोका जा सकता है, केवाईसी नॉर्म्स वगैरह, सीटीआर, एसटीआर, केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, फॉर्मेलिटीज टू ओपन एन अकाउंट, इन सब के ऊपर हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करते हैं 7:30 बजे। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन तो पूछ लो, नहीं तो आप जा सकते हैं। हाँ, दिल तो obvious है, वो भी बात सही है। अब पता चल रहा है ईडी सही कर रही है। हाँ हाँ सर, जब सब कुछ डिजिटल नहीं हुआ तब तो मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिल्कुल यार, डिजिटल पता है, हाँ यही तो, इसीलिए ये चीजों को किया जा रहा है ना, धीरे 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 किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल सही कह रहे हो, तो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था। आज की डेट में फिर भी ट्रैकिंग हो रही है चीजों की, इजिली हो जाती है। ट्रैकिंग के ऊपर कल बात भी करूंगा मैं, कैसे ट्रैक किया जाता है इन ट्रांजेक्शन को, कुछ रिपोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर कल बात भी करेंगे हम। ठीक है, चला जाए, कक्षा को समाप्त करते हैं, आज की यहीं पर ही एंड करते हैं। मुलाकात करते हैं हम कल, कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। आज करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ी लेट खत्म हुई थी, तो इसलिए क्लास थोड़ी लेट मैंने स्टार्ट की। उम्मीद करता हूं कल हम 7:30 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।